हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने एक टॉपिक लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही हेलो एल्केन हेलो एरीन का। और इस टॉपिक में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, हेलो एल्केन कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स की जो जनरल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो लगभग जो हेलो एल्केन्स है उनसे मिलती जुलती हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ उनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ये भी आप जानते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम पैराडाइक्लोरो का ले, पैराडाइक्लोरोबेंजीन ले लेते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आता है। ये क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि पैराडाइक्लोरोबेंजीन अगर लिया है तो पैराडाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि पैराडाइक्लोरोबेंजीन एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना लेता है और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसका क्रिस्टल लैटिस जो होता है वो स्ट्रांग बन जाता है। और क्रिस्टल लैटिस स्ट्रांग जब बन जाता है तो इसका मतलब उसे तोड़ने में, उसको मेल्ट करने में, है ना, उसको पिघलाने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट मेटा और आर्थो के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। डेंसिटी भी वही है कि जितना फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो लगाते चले जाओगे तो डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा और मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो एक ये फिजिकल प्रॉपर्टी तो लगभग मिलती जुलती है, लेकिन हम बात जो करना चाह रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी की करना चाह रहे हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है केमिकल प्रॉपर्टी? पहला पॉइंट ही हमारा यही है कि ये जानते हैं कि नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड, ये हम दोनों की बात कर लेंगे, कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेंगे। अगर हम इस बॉन्ड को देखें ध्यान से तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हेलोजन एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कंप्लीट, अदरवाइज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। मींस बात करें कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शिफ्टिंग उस डायरेक्शन में होगी, तो मींस इट इज पोलर इन नेचर। अगर ये पोलर है तो मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल बन रहे हैं अपोजिट चार्जेस के, तो इसलिए हमने इसको पोलर नेचर में बोला। लेकिन अगर हम हेलो एरीन की बात कर लें तो हेलो एरीन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो यहाँ Cl लगा है, Br लगा है, I लगा है, तो क्या होता है कि इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, बेंजीन की जो रेजोनेटिंग पावर होती है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे। तो आप जान लेंगे कि नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल है वो नेक्स्ट रेजोनेटिंग यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए कि पोलर नेचर इसमें ज्यादा होगा कि इसमें, तो बेटा पोलर नेचर इसी में ज्यादा होगा। कारण क्या है कि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ये बॉन्ड स्ट्रांग तो होगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग तो होगा क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्डेड करेक्टर आ चुका है ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड करेक्टर है और डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से ही क्या दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और पोलर करेक्टर घट जाता है। तो ये कुछ जनरल बातें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि CX बॉन्ड कैसा होता है तो आप बताएंगे कि CX बॉन्ड पोलर इन नेचर होता है, लेकिन पोलर पावर हेलो एल्केन्स में ज़्यादा होती है और हेलो एरीन्स में कम होती है। बॉन्ड की स्ट्रेंथ हेलो एरीन्स में ज़्यादा होती है और हेलो एल्केन्स में कम होती चली जाती है। इसी के बेस पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम पढ़ते हैं हेलो एरीन की। सबसे पहली रिएक्शन पढ़ लेते हैं, वो है रिएक्शन विद NaOH, एक्वस NaOH सॉल्यूशन ले ले। इस रिएक्शन को एक नाम भी दिया गया है डाउस प्रोसेस। क्या नाम दिया गया बेटा? डाउस प्रोसेस के नाम से यह रिएक्शन जानी जाती है। अब इस रिएक्शन के डाउस प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि कैसे होती है रिएक्शन। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसकी रिएक्शन NaOH से हमने करा दी। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो टेम्परेचर आपको 623 केल्विन के आसपास रखना पड़ेगा। थोड़ा हीट भी करना है इसको,
यानी कि टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम इसे हीट करेंगे। तो 623 केल्विन के बुक से भी आप एक बार टैली कर लीजिएगा कि 623 केल्विन पे से हीट करना है। और जैसे हीट करेंगे सबसे पहले यहाँ पर HCl निकलेगा और प्रोडक्ट बनेगा सोडियम बेंजोएट, यानी ONA बन जाएगा इस तरीके से। अब क्या हुआ, सोडियम फिनॉक्साइड, सॉरी नॉट बेंजोएट, सोडियम फिनॉक्साइड बना। अब इसी को HCl को दोबारा ट्रीट कर दीजिए, यानी कि ये HCl जो रिलीज हुआ ये फर्दर अटैक कर जाएगा, NaCl रिलीज हो जाएगा और बन जाएगा आपका यहाँ पर प्रोडक्ट OH, यानी फिनॉल बन जाता है। इसे हम लोग फिनॉल के नाम से जानते हैं और ये कहलाता है सोडियम फिनॉक्साइड। नाम दोबारा नोट कर लीजिएगा, सोडियम फिनॉक्साइड, और वो बन जाता है प्रोडक्ट फिनॉल। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसमें टेम्परेचर तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, थोड़ा प्रेशर भी लगभग 300 ATM के आसपास प्रेशर भी लगना है, यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिख करके भी आपकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये डाउस प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। अगर अमोनिया से रिएक्शन करता है क्लोरोबेंजीन तो क्या प्रोडक्ट बनता है? बैलेंसिंग हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये अमोनिया से रिएक्शन करा दीजिए, Cu2O की प्रेजेंस लगा करके हीट कर दीजिए, एक HCl यहाँ से निकल जाएगा और प्रोडक्ट आपके सामने होगा एनिलीन, यानी NH2 बन जाता है। इसे एनिलीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ भी हीटिंग जरूरी है, यानी लगभग टेम्परेचर 473 के आसपास यहाँ पर 473 केल्विन रखिएगा। और जैसे इस क्यूब ये जो Cu2 है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसकी प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो एक HCl यहाँ से रिलीज होकर एनिलीन बना देता है। और नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विद CuCN करा दे, है ना, CuCN कॉपर साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया, बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। ये क्लोरोबेंजीन लिया, CuCN की प्रेजेंस लगा दी हमने, है ना, DMF लगा दिया, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड होता है इसका नाम। DMF की प्रेजेंस में हम इसकी जब रिएक्शन कराते हैं, इसे हीट करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो साइनोबेंजीन बनता है। इस तरीके से यहाँ पर ये CN साइनोबेंजीन बनेगा। बाकी आप CuCl रिलीज करा दीजिएगा। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शन है। ब्रोमो, अगर यहाँ पर हम ब्रोमो ले लें, जैसे Cl लिया है, इसे यहाँ पर अगर हम ब्रोमो लेंगे तो यहाँ Br हो जाएगा और यहाँ CuBr निकल जाएगा, यानी आसानी से आप ये साइनोबेंजीन बना सकते हैं। और ये ब्रोमो इजिली रिएक्शन करता है एज कम्पेयर टू क्लोरो, इसलिए आप ब्रोमो भी लगा सकते हैं, क्लोरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये रिएक्शंस कुछ हुई। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, यानी मेटल से रिएक्शन क्या होगी? तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मेटल से है, तो मेटल में मैग्नीशियम मेटल से भी करानी है रिएक्शन सोडियम मेटल से भी कराएंगे और रिएक्शन कराएंगे हम लोग लिथियम मेटल से भी। तो सबसे पहले हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल Mg, यानी कि अगर मैग्नीशियम मेटल से हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। यानी कि ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, ये हुआ क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से कराते हैं, है ना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बनता है हमारा प्रोडक्ट MgCl। इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं या फिर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के नाम से ये प्रोडक्ट जाना जाता है। ठीक है ना, सही है। तो रिएक्शन विद मैग्नीशियम, क्लोरोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या फिर बोलते हैं इसको फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दोनों ही नाम इसके करेक्ट है। तो इसके बाद देख लेते हैं बी पार्ट, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, यानी कि अगर हम सोडियम मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया, बीच में सोडियम मेटल लिया, फिर एक क्लोरोबेंजीन लिया और इनको हमने रिएक्शन करा के ड्राई ईथर की प्रेजेंस लगाई, 2 NaCl रिलीज होंगे। यहाँ लिखते हैं ड्राई ईथर और प्रोडक्ट हमारा आता है यहाँ पर अब डाई फिनाइल या बाई फिनाइल बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है डाई फिनाइल या फिर बाई फिनाइल, और प्रोडक्ट हमारे पास है 2 NaCl, साइड प्रोडक्ट बोलते हैं इसे। तो ये रिएक्शन फिटिग रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, FITTIG, फिटिग रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर ये क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कर लेता है सोडियम मेटल से और इधर ले लेते हैं हम लोग एल्काइल
यानी मिथाइल क्लोराइड या अल्काइल क्लोराइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस, यहाँ से भी 2NaCl निकलेगा, लेकिन अब यहाँ प्रोडक्ट बदल जाएगा, प्रोडक्ट आएगा CH3 यानी टॉलिन बनता है और 2NaCl रिलीज होता है। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग रिएक्शन कहलाती है ये। तो एक रिएक्शन हुई फिटिग और एक हुई वुड्स-फिटिग, यानी कि फिटिग में क्या करना है कि 2 क्लोरोबेंजीन लगा देने हैं, और वुड्स फिटिंग में क्या करना है, एक क्लोरोबेंजीन और एक मिथाइल क्लोराइड को आपको यूज करके इस एक रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो ये थी आपकी फिटिग और वुड्स फिटिंग। अगर लिथियम मेटल से भी रिएक्शन करानी पड़े तो लिथियम मेटल से रिएक्शन जब आप कराएंगे तो दो Li ले लीजिएगा, एक LiCl और Li यानी कि लिथियम फिनाइल, यानी फिनाइल लिथियम प्रोडक्ट बनता है। तो लिथियम में जब फिनाइल जोड़ दोगे तो फिनाइल लिथियम प्रोडक्ट बनेगा और फिनाइल लिथियम आप बना लीजिएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस मेटल्स हुई। अब जो मेन रिएक्शन है हेलो एरिन्स की, वो कौन कौन सी वो हम बात करते हैं, उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो क्या होती है हेलो एरिन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उस पर अटैक करेगा और जब प्रोडक्ट जो बनेगा तो यानी इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर दे तो नाम कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे शो करता है ये भी आपको दिखा देते हैं। ये क्लोरोबेंजीन लिया, इसके आपको 6 इलेक्ट्रॉन ये दिखाई दे रहे हैं, ये यहाँ पर ट्रांसफर करिए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करिए, तो अब आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा इस तरीके से, ये नेगेटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर बॉन्ड डबल हो जाएगा, Cl हुआ। अब क्या करते हैं, यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएंगे इस तरीके से। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला बन के आएगा आपके सामने, यहाँ डबल बॉन्ड Cl हो जाएगा पॉजिटिव, अगर ये बनाएगा तो ये इधर आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ आए, यहाँ नेगेटिव आ जाए और यहाँ डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख करके आपको ये पता लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थ और पैरा पर बढ़ रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब आर्थो पैरा पर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कहाँ अटैक करेगा, वो आर्थो पैरा पे अटैक करेगा, क्योंकि आर्थो पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर्थो पैरा पे शो करता है। और कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी वो आपको बताते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं क्लोरीनेशन की, यानी कि क्लोरीन से ही Cl2 से ही रिएक्शन कराते हैं। तो ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन करा दी Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, चाहे FeCl3 ले लीजिएगा चाहे AlCl3, तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि 2 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। एक बनता है ये Cl यहाँ, Cl यहाँ, एक बार Cl आर्थो पे लगाना, एक बार पैरा पे, यानी इसका नाम है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये कहलाता है क्लोरीनेशन। और दूसरी रिएक्शन अगर हम पढ़ते हैं तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास सल्फोनेशन कहलाती है। सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन में क्या होता है, ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया, इसको हमने लिखा क्लोरोबेंजीन और इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से करा दी। कंसनट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेटिंग, यानी कि यहाँ पर हीट भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो हमारे सामने फिर वही कंडीशन आएगी, ये Cl यहीं पर आर्थो पोजीशन पे SO3H, यहाँ से H2O निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर एक HCl रिलीज करवा सकते थे, यहाँ पर वाटर रिलीज कराएंगे तो आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे सामने होगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये कहलाएगा पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये सल्फोनेशन का प्रोडक्ट है। अगर आपको नाइट्रेशन कराना है तो सेम कंडीशन में ये हम उसको नाइट्रेशन करा सकते हैं। तो एक रिएक्शन आपको दिखा देते हैं, ये नाइट्रेशन वाली, ये हो जाता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब हुआ कि हम कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से ये H2O निकलेगा, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये कहलाता है आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये कहलाता है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये 2 प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। पैरा प्रोडक्ट याद रखिएगा हमेशा मेजर प्रोडक्ट माना जाता है एज कम्पेयर टू आर्थो, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा होगा। ये बात आप 80% 20 या 79-21 का रेशियो रहता है, इसको आप ध्यान रखें। अब एक रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में होता क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है मिथाइल क्लोराइड से, तो इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो 2 रिएक्शन बन जाती हैं, एक फ्रीडल
फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहलाती है। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, ये हमने क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करा लेते हैं CH3Cl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर भी है। यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका Cl और यहाँ पर CH3, और इसी तरीके से इस वाली रिएक्शन में यहाँ पर भी जुड़ेगा Cl और यहाँ CH3, यानी ये आर्थो क्लोरोटोलिन और ये बन जाता है पैराक्लोरोटोलिन। नाम याद रखिएगा, आर्थो क्लोरोटोलिन, पैराक्लोरोटोलिन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर यही रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती, तब क्या होता, तब ये क्लोरोबेंजीन रिएक्शन कर लेता CH3CuCl से एसिड क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड नाम है इसका, एसिटाइल क्लोराइड बोला जाता है इसे। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस, अब यहाँ से HCl रिलीज कर दिएगा, यहाँ पर भी HCl रिलीज हुआ होगा। तो मेन प्रोडक्ट लिखना बहुत ज़रूरी है रिएक्शन में, यहाँ पर Cl लगा दीजिएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका COCH3 ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन, और दूसरा नाम हो जाएगा पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। ये प्रोडक्ट आपके तैयार हो जाते हैं। तो ये रिएक्शंस मैंने आपको कुछ बताई, जिन रिएक्शंस का नाम था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन जब हमने पढ़ ली, तो एक रिएक्शन जरूर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उस रिएक्शन का नाम है फॉर्मेशन ऑफ DDT। DDT बनता कैसे, तो DDT का फार्मूला क्या होता है, DDT का स्ट्रक्चर क्या होता है, DDT बनता कैसे, ये मैं आपको रिएक्शन के थ्रू बता देता हूँ। अलग से सेपरेट रिएक्शन ध्यान रखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ DDT के नाम से पूछी जाती है। हमने क्या किया कि ये 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल लिए, ये मैंने 2 क्लोरोबेंजीन लिखे इस तरीके से, ये 2 क्लोरोबेंजीन लिखे हुए, आप 2 क्लोरोबेंजीन लिखेंगे, इनके हाइड्रोजन को बाहर यूं करके दिखा दीजिए, तो ये 2 क्लोरोबेंजीन है, इनकी रिएक्शन करा देते हैं हम लोग CCl3CHO से। CCl3 देखिए, CCl3 हो गया, CHO को ऐसे लिखा, इसे हम लोग क्लोरल के नाम से जानते हैं, क्लोरल। इस पे जब कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 पड़ेगा, तो ये 2 H और 1 O, यानी यहाँ से वाटर बन के रिलीज हो जाएगा। वाटर खींच लीजिए, ये जो बॉन्ड ऐसे दिख रहे हैं आपको, यूँ फैलाइए और बेंजीन में लगा दीजिए, तो जो प्रोडक्ट यानी वाटर यहाँ से रिलीज होता है और प्रोडक्ट आपके सामने आता है ClClCO। O तो रिलीज हो गया, नीचे H बचा है और ये 2 बेंजीन में बॉन्ड लग जाते हैं इस तरीके से, ये और इस तरीके से ये बन जाता है, यहाँ Cl यहाँ Cl। अब इसका नाम हो जाता है DDT। जनरल जो कॉमन नेम में गिना जाता है उसका नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फिर से फुल फॉर्म दे दीजिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। लेकिन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पैरा पोजीशन, ये पैरा डैश है, तो नाम हो जाता है पैरा कॉमा पैरा डैश, फिर आएगा डाइक्लोरो। देखिए ध्यान से, डाइक्लोरो हो गया, डाइक्लोरो, 2 फिनाइल है तो डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। अब ट्राइक्लोरो, ये आ गया आपका ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन है तो ईथ हो गया, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो नाम हो गया पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, या पैरा पैराडेस विस भी लगा सकते हैं, विस डाई के लिए आता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये नाम है, ये एक इंसेक्टिसाइड है, ये इंसेक्ट को किल करता है ना। ये पहले DDT का छिड़काव भी घरों में हुआ करता था इंसेक्ट को किल करने के लिए। ये एक पाउडर फॉर्म में भी मिलता है, जिसे वाटर में डिजोल्व करके स्प्रे किया जाता है, तो ये DDT बनता है क्लोरोबेंजीन से। तो मैंने आज आपको क्लोरोबेंजीन यानी कि एराइल हैलाइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज बताई। इन केमिकल प्रॉपर्टीज को बढ़िया से रिवीजन करिए, बढ़िया से पढ़िए, लिख करके देखिए, आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस वीडियो को देख करके अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी को आप बरकरार रखिए और अपने जून का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें, अपने टाइम का भरपूर उपयोग करिए मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ के। थैंक यू।